अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम वीक सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे बात की। मॉनेटरी पॉलिसी वैसे टाइटल था हमारा सेकंड वीक का, लेकिन ज़रूरी था वहाँ कुछ डिस्कस करना ताकि हम आगे जो हमारे टॉपिक्स हों या कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें तो वहाँ आपके लिए इजी हो, समझने में आसानी हो आपको। इन्फ्लेशन को आप क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैक्रो इकनॉमिक्स में आप इसे डिस्कस कर चुके हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स में डिटेल में आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, काजेज़ देखे होंगे। तो आज थोड़ा आसान होगा आपके लिए। कोशिश होगी मेरी कि हम समझ पाएँ इस टॉपिक को आज। तो पहले कुछ स्टार्ट कर लेते हैं मीनिंग से। पहले तो ये क्लियर कर लें कि इन्फ्लेशन को हम सपोज्ड काजेज़ बेसिस पे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं या डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन का कोई एक रीज़न तो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। कि जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी भी एक रीज़न हो सकता है, फिस्कल बजट्स पॉलिसी रीज़न हो सकता है, कास्ट पुश हो सकता है, डिमांड पुल, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो कि ये टर्म जो है इन्फ्लेशन सपोज्ड काजेज़ बेस पे डिफ़ाइन किया जाता है। तो हमारे क्योंकि आउटलाइन में बुक में हमने दो बेसिक रीज़न्स पे बात करनी होगी, काजेज़ पे बात करनी होगी कि इन्फ्लेशन, काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप देखते हो, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, डिप्रेशन है। एक ट्रेंड जब वाइंड अप हो रहा होता है, कंट्रोल हो रहा होता है, तो दूसरे ट्रेंड में इकॉनमी इन्वॉल्व हो रही होती है, दूसरे साइकिल में इकोनॉमीज़ इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी सप्लाई एक्सीड्स अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम मीनिंग देख रहे हैं, मैंने अभी कोई प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ शुरू नहीं की। पहली बात तो ये है कि जब किसी भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज या एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे ज़्यादा जब मनी सप्लाई कंट्री में की जाए या हो रही हो, वो डिफरेंट फाइनेंशियल फ्रेंचाइजेस के ज़रिए की जा सकती है। स्टेट बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्योंकि, तो ये भी एक रीज़न है, काजेज़ या काज हो सकते हैं। इससे भी, इसकी वजह से भी आप देखते हो कि कंट्री में प्राइसेस का इंक्रीज़ नज़र आता है, ग्रेजुअल इंक्रीज़ नज़र आता है। जैसे 2008 के बाद आपने देखा तो करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट की गई, सप्लाई की गई, और उससे फर्दर जो काइनेज थे या आप कह सकते हो कि लो स्टैंडर्ड्स जो मॉनेटरी वैल्यूज़ या फॉर एग्ज़ाम्पल नोट्स थे, तो वो आपने देखे कि आज हमें नज़र नहीं आती है। उनकी वो वैल्यू जो है डिक्लाइन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। उसका रीज़न ये है कि बड़े नोट्स का छापना और करप्शन का इंक्रीज़ हो जाना या बढ़ जाना। इसी तरह है कि आर इन्फ्लेशन इज़ एट्रीब्यूटेड टू बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग। जैसे मैंने बात की कि आप कह सकते हो कि बजट डेफिसिट जब बढ़ रहे हों, जब सर्कुलेटिंग डेफिसिट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अगर सर्कुलर डेफिसिट जो वो अगर इंक्रीज़ हो रहा हो, कि आपके रेवेन्यू यूनिट जो हैं वो भी आपको जो बजट्स हैं, उन टारगेट जो हैं उनको अचीव ना कर रहे हों, तो फिर भी इन्फ्लेशन वहाँ से भी एक इकॉनमी फेस कर रही होती है। इसी तरह के डेफिसिट बजट में भी डिफाइंड बाय एडिशनल मनी क्रिएशन। अभी मैंने बात की, जब एडिशनल मनी क्रिएशन आप शुरू कर दें, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्रिएशन शुरू कर दें शॉर्ट टर्म के लिए, जब आप सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ा देते हो और उसके फ्यूचर इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते, नहीं ऑब्ज़र्व किए जाते, एनालाइज किए जाते, तो वहाँ से भी जो इन्फ्लेशन आता है तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता। इसी तरह के बट द सिचुएशन ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन और बजट डेफिसिट में नॉट कॉज प्राइस लेवल टू राइज। ये ज़रूरी नहीं है कि जब मॉनेटरी एक्सपेंशन कर दी जाए या बजट डेफिसिट हो, इससे ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस में राइज आ रहा हो। लेकिन यहाँ से मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी जो है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है।
यानी प्राइसेस में तो इतना इंक्रीज़ नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से और फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के रिसोर्सेज जो हैं या वैल्यूज़ जो हैं या उनके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो भी एक रीज़न बन जाता है कि अवेलेबल प्राइस पर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो भी उनकी भी परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। हैंस द डिफ़िकल्टी ऑफ डिफाइनिंग इन्फ्लेशन। और ये सिचुएशन जो है डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, तो यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी हमें नज़र आती है, यहाँ मुश्किल हो जाता है कि आप इन्फ्लेशन को किस ट्रेंड में डिफ़ाइन करेंगे। तो इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया, इन्फ्लेशन इज़ ऑफन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स सपोज्ड काजेज़। इन्फ्लेशन को आप सपोज्ड काजेज़ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। जब सपोज काजेज़ में जाते हो, जैसे आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ आप एक रीज़न तो नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हो कि आज की पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन है, या जो पास्ट में ही उनकी वजह से इन्फ्लेशन है, या सर्कुलेशन ऑफ मनी की वजह से, सप्लाई ऑफ मनी की वजह से है, या ज़्यादा नोट प्रिंट करने छापने की वजह से, प्रिंट करने की वजह से है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेफिसिट जो खसारा है गवर्नमेंट को एक बड़ा वो है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लेने की वजह से है। तो कोई एक काज तो नहीं है, यहाँ डिफरेंट रीज़न्स हैं जिनके असरात जो हैं वो इन्फ्लेशन की सूरत में नज़र आ रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास मीनिंग या डिफाइनेशन है कि इन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज द सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ये प्रॉपर डेफिनेशन अब हम स्टार्ट करें, तो डेफिनेशन हम जो स्टार्ट हमारी हो रही है वो है जो सेकंड डेफिनेशन, जो अब मैं यहाँ बोल्ड कर रहा हूँ आपके सामने, ये डेफिनेशन हमने ली है। तो डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड। पहले हमने थोड़ा देखा कि इन्फ्लेशन को आप किस वे में बात कर रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप जो भी फिस्कल पॉलिसी पे बात करें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी ट्रेंड्स पे बात करें, आप सप्लाई ऑफ मनी पे बात करें, आप सर्कुलेशन पे बात करें, आप डेफिसिट्स पे बात करें, तो उसी सेक्टर ट्रेंड में रहते हुए फिर हम बात करेंगे कि इसकी इफ़ेक्ट्स किन सेक्टर्स पे पड़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज द सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड नॉट द प्राइस ऑफ ओनली वन और टू गुड्स। फिर ये बात है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें के प्राइसेस में अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है, और बेसिक नीड्स जो हैं या नीडी प्रोडक्ट्स जो उनकी प्राइसेस जो हैं वो सस्टेन है, तो वहाँ आप नहीं कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब होगा तब जब जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस जो हैं वो उनमें इंक्रीज़ आ रहा हो। जनरल प्राइस गुड्स जो हैं जनरल लेवल जो उसमें इंक्रीज़ बट ग्रेजुअल हो। Sustained upward trend in general level of prices and not the price of only one or two goods. क्लियर। तो इसी तरह सेकंड डेफिनेशन है कि इन्फ्लेशन एज अ persistent and appreciable rise in general level और एवरेज प्राइसेस। या तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा हो कि आपने एक या दो सेक्टर्स के प्राइसेस में, फॉर एग्जांपल पेट्रोल फ्यूल या पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज़ करने से कहाँ कहाँ इसके इफ़ेक्ट जाएगा, और इससे जिन सेक्टर्स में इफ़ेक्ट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट की मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज से आप देखते हो कि इन्फ्लेशन, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब आप कहेंगे कि जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, आप कहेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस और एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, तो फिर आप इसे इन्फ्लेशन कह रहे हो, जनरल लेवल और एवरेज ऑफ प्राइसेस। इन अदर वर्ड्स इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस बट नॉट हाई प्राइसेस। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन ज़रूरी नहीं होता कि आप कहें कि हाईएस्ट प्राइसेस हों तो इन्फ्लेशन, तो आप फिर किसको हाईएस्ट प्राइस कहेंगे, यानी प्राइस फिर किसको हाईएस्ट कहा जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल प्राइसेस में नॉर्मल इंक्रीज़ आ रहा है, बहुत ही कम इंक्रीज़ आ रहा है, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ आ रहा है, तो ये इन्फ्लेशन है, इसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे। और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, या तो इंक्रीज़ इतना नहीं आ रहा जितना वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रही है, या तो इंक्रीज़ इतना नहीं आ रहा जितना परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो रही है, या तो इंक्रीज़ इतना नहीं आ रहा जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो और रीज़न्स काफ़ी हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और प्राइसेस में बहुत ही माइनर इंक्रीज़ या ना होने के बराबर नज़र आ रहा होता है, लेकिन और फैक्टर्स इतने हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो सपोज्ड काजेज़ या रीज़न्स हैं। ये हमने आज बात की इन्फ्लेशन पे। ये कुछ फर्दर मैंने डेफिनेशंस रखी हैं, मैं बुक को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ साथ,
इट इज़ नॉट हाई प्राइसेस बट राइजिंग प्राइस लेवल दैट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्लेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है हाई प्राइसेस बट राइजिंग प्राइसेस। इसी तरह कि इट कंस्टिट्यूट्स दस एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इट कैन दस बी व्यूड एज द डिवेल्यूएटिंग ऑफ वर्थ ऑफ मनी। अब जो पॉइंट अभी बात हुई कि जब वैल्यू ऑफ मनी डिवेल्यूएट हो रही हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी जो आप देखते हो, इसमें डिक्लाइन बड़ा नज़र आए, वर्थ बहुत डिक्लाइन है। जो पहले जो प्रोडक्ट आपको 100 पे मिल रहा था, 100 रुपीज़ में जितने आप प्रोडक्ट लेते, अब वो प्रोडक्ट्स 100 में नहीं मिल रहे, या 100 रुपये की वो वर्थ नहीं रही। या जैसे मैंने आपको ये कहा कि आज हमारे सामने 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 10, तो इनकी वर्थ वो नहीं रही। क्यों? आपने जब वो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग शुरू कर दी, बड़े नोट स्टार्ट कर दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होना शुरू हो गई, जब फॉर एग्ज़ाम्पल लोन बहुत ज़्यादा लिए गए, तो उससे अब एक फैक्टर तो अब है नहीं हमारे सामने। तो वर्थ जब वो परचेजिंग पावर, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो, तो आप इसे इन्फ्लेशन कहेंगे। In other words, inflation reduces the purchasing power of money. A unit of money now buys less. Inflation can also be seen as recurring phenomena. ठीक हो गया? तो ये आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर एक दफ़ा जिसे हम कह सकते हैं कि रिपीटिशन में रहती है ये चीज़, इसीलिए आपको कहा गया है कि आप एक पॉइंट को तो नहीं कह सकते कि सिर्फ प्राइसेस में आपको इंक्रीज़ नज़र आ गया है तो आप इन्फ्लेशन कहेंगे। प्राइसेस में इतना इंक्रीज़ नहीं नज़र आ रहा और वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, वहाँ से इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक नहीं है, वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज लॉकडाउन है, तो यहाँ से भी काफ़ी हद तक जो इकोनॉमिक कंपोनेंट्स हैं, या आप कैसे इंडिविजुअल्स हैं, या हाउस होल्ड्स हैं, या कम्यूनिटीज़ हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं, और ये भी एक इन्फ्लेशन की शक्ल है। Inflation is a quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of selected goods and services in an economy increases over some period of time. It is a rise in general level of prices where a unit of currency effectively buys less than it did in prior periods. पहले जो प्रोडक्ट आप ले रहे थे, या एक प्रोडक्ट द बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, एक प्रोडक्ट जो पहले आप ले रहे थे, आज वो प्रोडक्ट आपको उस प्राइस पे या उस वैल्यू पे या उस क्वालिटी का नहीं रहा, उस क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, वो प्रोडक्ट अपनी वर्थ अगर डिक्लाइन कर गए, तो ये भी इन्फ्लेशन है। क्योंकि अब पहले प्रोडक्ट 100 में मिल रहा था, अब भी 100 में मिल रहा है, लेकिन पहले जो 100 में क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा, आज उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको 100 में नहीं मिल रहा। दिस इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लेशन। इसी तरह अब मैं टाइप्स पे बात करना चाहूँगा, तो हमने सिंपल वर्ड में, सिंपल मीनिंग में कुछ कोशिश की है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन मीन्स द ग्रेजुअल और सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। तो आप ग्रेजुअल इंक्रीज जब आप देखते हो, सस्टेन इंक्रीज देखते हो, नॉर्मल इंक्रीज देखते हो, तो इसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमारी आउटलाइन में दो ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने 3 फर्दर आपके सामने एक स्लाइड शो की है ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जो बात की है प्रीवियस स्लाइड में वो यहाँ हम समझ लें। फर्स्ट है करेंसी इन्फ्लेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। अभी मैंने आपको कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दे, तो वहाँ से भी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, वहाँ से भी इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और जो प्रोडक्शन हो रही है उससे ज़्यादा आप देखते हो कि करेंसी सर्कुलेट की जा रही होती है, या उसकी सप्लाई अगर नज़र आए। क्रेडिट इन्फ्लेशन बीइंग प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक सैंक्शन मोर लोन्स एंड एडवांसेस टू द पब्लिक देन व्हाट द इकोनॉमी नीड्स। सच क्रेडिट एक्सपेंशन लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल। क्रेडिट इन्फ्लेशन भी एक सिचुएशन हो सकती है। अब क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोन दे दिए जाए लोगों को, बहुत ज़्यादा लोन आप दे रहे हो, तो फिर एक डिप्रेशन की सिचुएशन बनती है और फिर एक क्रैश सामने आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोन देने, उनकी रिकवरी, वहाँ से बैड रेट्स, वहाँ से प्रॉब्लम, वहाँ से फॉर एग्जाम्पल पेनल्टीज़, वहाँ से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, और इससे कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, इससे प्राइसेस फिर इंक्रीज़ होना, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगी। तो क्रेडिट इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है, काज है। इसी तरह के डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। पहले मैंने कहा कि डेफिसिट मीन्स कि जब खसारा हो आपके डिफरेंट यूनिट्स में, वो आपके सर्विस सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी कंट्री के रेवेन्यू सेक्टर्स या यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वापडा हो गया, जैसे पे ये सर्विस सेक्टर। तो
डिफरेंट सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लॉस दे रहे हों, जो बड़े खसारे में जा रहे हों, जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट हो, जहाँ फॉर एग्जांपल फिक्स्ड अकाउंट डेफिसिट, वहाँ प्रॉब्लम नज़र आते हैं। वहाँ से भी इन्फ्लेशन एक रीज़न हो सकता है और इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। गवर्नमेंट बजट्स जो हैं बड़े डेफिसिट में हों कि आप अपनी रेवेन्यू से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस जब सेट कर लें या उनकी सेटलमेंट हो, तो फिर भी रेवेन्यू इतनी नहीं है और जितने टारगेट्स फोरकास्ट किए जाते हैं उससे भी अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अल्टीमेटली आपको एडवांसेस की तरफ जाना पड़ता है, लोन की तरफ जाना पड़ता है और वहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और या टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, और वो तमाम सारा बर्डन जो है वो पब्लिक पे जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ पे जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे आउटलाइन का पार्ट है। ये हम डिमांड पुल, आपने क्या करना होगा, आप इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इन्फ्लेशन का मीनिंग शो करेंगे, डेफिनेशन शो करेंगे, और काजेस ऑफ इन्फ्लेशन में आपके पास डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। मैं आप इसको रेड कर रहा हूँ, ये आपने डिस्कस करने होंगे, क्योंकि देख लें फर्स्ट 2 3 जो मैंने पॉइंट दी हैं ये ज़रूरी नहीं है आप डिस्कस करें। अगर कोई करता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप क्योंकि बुक को फॉलो साथ करेंगे तो बुक में मेरे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन इजी पॉइंट है, आप क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन डिमांड पुल को बाद में डेफिनेशन पे जाऊँगा। पहले मैंने मेरे पास जो एक डायग्राम दिया गया, आप इसको देख लें कि यहाँ मेरे पास है कि इंक्रीज्ड इनकम, एडिशनल डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ रही हो, जब इनकम में इंक्रीज लाया जाए, जिसे हमने अगर याद हो आपको, हमने वाई कहा था डिमांड में, हमने कहा था कि इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, हमने जिसे कहा था कि फॉर एग्जांपल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इंक्रीज्ड इनकम, एडिशनल डिमांड, जब इनकम इंक्रीज हो, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम, किसी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं आप, तो आपकी अगर इनकम या आपकी पॉकेट मनी में जैसे इंक्रीज़ आता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। या तो कोई नया प्रोडक्ट आप अपने सर्कल में ले आते हो, अपनी कंजम्पशन में ले आते हो, या जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप यूज़ करो उनकी डिमांड आप इंक्रीज़ करते हो। ठीक है, तो इंक्रीज्ड इनकम, एडिशनल डिमांड, इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल, इससे भी प्राइस लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी डिमांड। अब मैं आ जाता हूँ, हम डेफिनेशन पे आते हैं तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ओवर द अवेलेबल आउटपुट लीड्स टू अ राइज इन प्राइस लेवल, सच इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हेंस फोर्स DPI। क्या हम कह रहे हैं कि अवेलेबल आउटपुट लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल, यानी डिमांड बढ़ने से, जैसे डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जो हालात हैं, इन हालात में हमने देखा कि जब मास्क जो थे उनकी डिमांड बढ़ी है तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी उनकी इंक्रीज़ कर दी गई हैं, क्योंकि डिमांड थी। डिमांड आने की वजह से लोगों ने जब तलब इंक्रीज़ की है तो अल्टीमेटली वहाँ से प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं या इंक्रीज़ हुई। क्यों? या तो इतना स्टॉक नहीं था, जिसे हम कह सकते हो कि जनरल एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था या आउटपुट लेवल जो था उससे ज़्यादा अब ज़रूरत पड़ गई है प्रोडक्ट बनाने की, प्रोड्यूस करने की, तो वहाँ से प्रोडक्ट महंगे होने शुरू हो गए। ठीक है, इसी तरह के सच इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हेंस DPI भी इसे हम कहते हैं। बट व्हाई डज एग्रीगेट डिमांड राइजेस? क्वेश्चन तो ये है ना कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट दिस राइज इन एग्रीगेट डिमांड टू मनी सप्लाई। If the supply of money in an economy exceeds the available goods and services, DPI appears। कि जब मनी सप्लाई अवेलेबल गुड से ज़्यादा हो, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट सेक्टर्स के ज़रिए, जैसे गवर्नमेंट की ऐसी 1-2 पॉलिसीज़ हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पुअर या नीडी पर्सनस है वहाँ तक कार्ड्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए पैसे पहुँचाए गए, तो सप्लाई तो बढ़ा दी गई है। जैसे सप्लाई बढ़ी है तो अगर इन विलेजेस में या इन इलाकों में या उन फैमिलीज़ में डिमांड नहीं थी और अब प्रोडक्ट की डिमांड आई है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से अगर डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा हो तो अल्टीमेटली वहाँ से भी इन्फ्लेशन नज़र आता है। इसी तरह है कि द सप्लाई ऑफ मनी exceeds the available goods and services, DPI appears। It has been described by कोलबार्न। कोलबार्न इसे कैसे डिफाइन कर रहा है कि as situation of too much money cashing too few goods। मनी, पैसा ज़्यादा है आपके पास, गुड्स वहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रही आपके पास, आपकी एनुअल जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम है,
तो यहाँ से फिर अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और वहाँ से सप्लाई ऑफ मनी आप कर रहे हो तो आप देखते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर हाईएस्ट प्राइसेस पे इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो हैं वो चार्ज करते हैं प्रोडक्ट्स विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह की केनेजियन होल्ड आर डिफरेंट आर्गूमेंट। दे आर्ग्यू दैट there can be an autonomous increase in aggregate demand or spending, such as rise in consumption demand or investment or government spending or tax cut or net increase in exports. ये रीज़न हो सकते हैं। केनेजियन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं कि केनेजियन जो आर्गूमेंट है कि केनिस का कि या तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और स्पेंडिंग, या डिमांड इंक्रीज़ हो जाए या स्पेंडिंग यानी ज़्यादा इस्तेमाल अगर हो जाए प्रोडक्ट्स का, लोग लेवल से ज़्यादा अगर ज़रूरत बढ़ जाए तो फिर वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने देखा कि एक जो ज़रूरत थी उतनी ही गंदम रख के बाकी एक्सपोर्ट कर दी गई है। ठीक है, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही चीनी उस लेवल की रख के शुगर मिल्स के उतनी ही लेवल्स की फॉर एग्जांपल होल्डिंग करके बाकी आप एक्सपोर्ट कर देते हो बाकी, तो फिर वहाँ से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती, क्योंकि कुछ ऐसे ही वहाँ आपको फैक्टर्स थे जो क्या कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिन्होंने शुरू कर दी। और जब आपकी डिमांड फॉर एग्जांपल 100 बराबर थी, 100 में से 20 ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी, मार्केट से 20% निकल गया। जैसे 20% निकलता है तो आप देखते हो कि 20 की डिमांड क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, तो डिमांड जैसे वहाँ से आप कहते हो कि एक्टिव होती है, जैसे डिमांड एक्टिव हुई है 20%, 80 तो मौजूद था लेकिन 20 एक्टिव हुआ, 20 ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो चुकी थी और 20 अब आना ज़रूरी था। दोबारा वही प्रोडक्ट्स जो है इम्पोर्ट्स किए जाते हैं या फिर प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि ये सिचुएशंस जो हैं आज जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्फ्लेशन में हम हैं, इसकी सिचुएशन यही है। या तो अब आप पॉइंट समझ लें ज़रा कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और द टैक्स कट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक रीज़न है या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या टैक्स कट है, और नेट इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, या तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं जो आप फॉरेन बाहर कंट्रीज़ को फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो बेच रहे हो उनमें आप इंक्रीज़ कर देते हो। आपने 20% अब फुल का आउटपुट का एक्सपोर्ट रखा तो 20 को आप 30 कर देते हो। जैसे आप 30 करते हो या 20 आप एक्सपोर्ट तो कर देते हो, लेकिन पीछे 10 या 20 होल्डिंग या लॉसेस में या डेफिसिट में आप चले जाते हो। ठीक है, तो वहाँ से या नेचुरल डिज़ास्टर जो क्या ऐसे प्रॉब्लम कि आपको बहुत जल्द ज़रूरत पड़ जाती है, या लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन है आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके पास अब इन्फ्लेशन ही इन होगा। सच दैट C + I + G + X - M विद नो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई में इंक्रीज तो नहीं और -M हमने किया हुई है। आप देख सकते हैं ये केनेजियन जो केनीज का जो फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, इसी तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये इंक्रीज़ हो जाए, गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल वो आप कह सकते हो अखराजात बढ़ जाएँ, गवर्नमेंट्स के एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएँ, या डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की तरफ आप लगे चले जाएँ तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाए और इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाए, तो सॉरी M जो है वो इम्पोर्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो आपने कम कर दी और वहाँ से आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की वजह से और वहाँ से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्टिव हो गए हैं, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो अब हमने बहुत सिंपल पॉइंट्स में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जब इनकम इंक्रीज़ हो डिमांड, यानी सिंपल ये है कि डिमांड के बढ़ने से किसी भी फैक्टर किसी भी कंपोनेंट या एलिमेंट की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज़ हो तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है और वहाँ से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। This would prompt upward adjustment in price. Thus, DPI is caused by monetary factors, classical adjustments and non-monetary factors. Keynesian argument. Keynesian argument क्या कहते हैं कि non-monetary factors, ठीक हो गया, non-monetary factors. क्लासिकल क्या कहते हैं कि monetary क्लासिकल एडजस्टमेंट जो monetary factors पे बेस करता है। यहाँ हमने non-monetary factors पे बात की है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इन पे बात की है, ग्रॉस फिक्स्ड इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको डायग्रामेटिकली कुछ देखेंगे कि DPI कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फिगर 4.2 वेयर 4.3 यहाँ 4.3 कर लें क्योंकि फिगर 4.3 है ये हमारे पास 4.3 वेयर वी मेजर आउटपुट
on horizontal axis and price level on vertical axis in the range 1, total spending is too short of full employment। ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर है। मैं पहले एक डायग्राम आपके सामने रखना चाहूँगा। डायग्राम देख लें, ये है प्राइस लेवल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह आपके पास एक्स एक्सिस पे है ये वाई एफ जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि एक नेशनल आउटपुट है कंट्री का जो तमाम रिसोर्सेज यूज़ करने के साथ आपको जो फुल एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट मिल रहा हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम डिक्लेयर करते हैं, शो करते हैं। अब देखा जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये जो ई पॉइंट है ये आपके पास इंटरसेक्शनल पॉइंट है। जैसे यहाँ कहा गया कि इन रेंज 1 टोटल स्पेंडिंग इज टू शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वाई एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट वाई मीन्स आउटपुट, देयर इज़ अ लिटल और नो राइज इन प्राइस लेवल। यहाँ से तो लिटल या नो, या तो कम नहीं नज़र आ रहा या आपको प्राइस स्टेबल नज़र आ रही है या बहुत कम इंक्रीज नज़र आ रहा है। एज अ डिमांड नाउ राइज आउटपुट विल राइज। जैसे डिमांड बढ़ती है ए डी एग्रीगेट डिमांड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ए डी 2 पे जाता है कि ये लेवल जो है E1 जो इंटरसेक्शनल पॉइंट था ये E2 पे चला जाता है। जैसे यानी AD 2 पे गया तो जो एग्रीगेट सप्लाई है आप देख सकते हो AS। इसी तरह अल्टीमेटली द economy reaches full employment situation such that range 3 where output doesn't rise but price level is pulled upward. This is demand pull inflation. The essence of this type of inflation is that too much spending cashing too few goods। के यहाँ ये जो लेवल था फर्स्ट जो डिमांड थी एग्रीगेट डिमांड, इस पे तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपको फर्स्ट डिमांड अवेलेबल थी। लेकिन जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस जो P1 थी और फुल एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट डिमांड जैसे इंक्रीज़ हुई है, एग्रीगेट डिमांड जैसे इंक्रीज़ होती है तो अल्टीमेटली आप देखते हो कि स्टेज अपवर्ड मूवमेंट में जाती है और वहाँ से प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास वाई एफ जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपके पास आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, डिमांड चेंज हो रही है। आपके पास E1 to E2 में आप तो इन्वॉल्व हो रहे हो, AD1 से AD2 में आप तो इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन आपके पास जो नेशनल आउटपुट है, नेशनल आउटपुट की आपके पास फर्दर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके पास हो गया इंक्रीज़ इन डिमांड इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड। कि डिमांड के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन हमें नज़र आता है। ठीक है, जब डिमांड बढ़े तो अल्टीमेटली वहाँ से हम देखते हैं कि प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ हम जब कहते हैं ना कि आप लॉ ऑफ डिमांड में जब बात करते हो, लॉ ऑफ डिमांड में जब अदर फैक्टर्स एजम्पशन और की तरफ हम जाते हैं तो वो आप यहाँ ज़रूर लिंक कर सकते हैं कि वाई एफ हमारे पास तो अवेलेबल प्रोडक्शन आपके पास वही थी, लेकिन वहाँ से ये प्रोडक्शन लेकिन डॉटेड है आपके सामने, ये डॉटेड अवेलेबिलिटी है आपके पास, लेकिन ये लेवल इंक्रीज डिमांड बढ़ी है लेकिन आउटपुट ना होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं जिन्होंने फर्दर डिप्रेस कर दिया है। और वहाँ से आप देखते हो कि फिर जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली ये एक अफोर्ड ना करने की वजह से प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन जो है वो फिर डिमांड रहती है बट कंजम्पशन कम हो जाते तो अल्टीमेटली फिर ये इन्फ्लेशन ही एक फैक्टर है जो ये काम करता है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कि जब कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट पुश कर रही है। ठीक है, कॉस्ट के बढ़ने से, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, वेजेस हो गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेबर की कॉस्ट हो गई, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री की कॉस्ट हो, डिफरेंट कॉस्ट के बढ़ने से भी आप देखते हो कि इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि उसका बर्डन कहाँ पड़ेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स पे जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी, प्रोडक्ट प्राइसेस में ग्रेजुअली इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा और वहाँ से आप देखते हो कि सप्लाई इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी में राइज फ्रॉम ओवर ऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हेंस फॉर CPI, वो DPI था, ये है CPI। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में राइज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एटसेट्रा। ऑफन ट्रेड यूनियंस आर ब्लेम्ड फॉर वेज राइज सिंस वेजेस रेट इज नॉट completely market determined. Higher wage means high cost of production, prices of commodities are thereby increased। कि जब यूनियंस का आपको पे प्रेशर हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसे बनाए दी जाएं जिनमें आपको वेजेस इंक्रीज़ करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल नहीं है, या आप पे टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, या आपके पास आप पे चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस जो हैं, पेनल्टीज़ हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो,
चार्जेस, ये अगर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट। अब अगर पहले जिस कास्ट में आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूनिट बढ़ रहे थे, अब उसी कास्ट में 8 यूनिट बढ़ेंगे, लेकिन 8 यूनिट बढ़ 2 यूनिट जो है वो अपने सर्कल से या आउटपुट में से स्किप हो गए हैं, तो अल्टीमेटली इनका तमाम प्रेशर जो है बर्डन जो है वो पड़ेगा 8 यूनिट्स पे। तो यहाँ से भी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं ज़रूर। A wage price spiral comes into operation, but at the same time, firms are to be blamed also for the price rise, since they simply raise prices to expand their profit margins. Thus, we have two important variants of CPI: wage push inflation and profit push inflation. इन यहाँ हमने दो पॉइंट देखे। एक तो रीज़न है वेज पुश, वेजेस इंक्रीज होने की वजह से, वेजेस में जब इंक्रीज आता है तो इन्फ्लेशन, या प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। हमने कास्ट की बात करें, प्रॉफिट पुश। आपको पता है कि कास्ट जब इंक्रीज़ होगी तो कंपनीज या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़रूर अपना मार्जिन बराबर करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से भी प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन भी आप कह सकते हो। तो ये रीज़न हो सकता है। CPI मीन्स द वेज पुश इन्फ्लेशन और प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन और दी वेज, हमने यहाँ कहा, तो सिंपल अब कास्ट कहें तो काफ़ी फैक्टर्स आ सकते हैं। इंक्रीज कॉस्ट फॉर इनपुट्स, इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम इस पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं कि इन एडिशन टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आल्सो जनरेट्स इन्फ्लेशनरी प्रोसेस। अब ये क्या हो गया, देखें डिमांड थी, अब सप्लाई है। कास्ट पुश क्या हो गया, सप्लाई की बात हो रही है कि अब एक सप्लायर जो है, उस जब सप्लायर की कास्ट इंक्रीज़ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप का रेंट बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वेजेस गवर्नमेंट बढ़ा दे, 17,000 है पर तो 17,000 को 19 कर दे अगर गवर्नमेंट, तो वहाँ से आप देखते हो तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एज इन्फ्लेशन इज़ कास्ड बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, वी कॉल इट CPI। राइट वर्ड नहीं, लेफ्ट है, बैकवर्ड जाएगा। CPI इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। CPI arises due to increase in cost of production. Cost of production may rise due to rise in cost of raw materials और increase in wages. अभी मैंने आपको कहा कि हम ज़रूरी तो नहीं है कि वेजेस पे ही बात करें, ठीक है, वेजेस जो है वो प्राइम फैक्टर हुआ। हम कहते हैं ना कि मटेरियल और लेबर को बात करें तो प्राइम कास्ट बनती है, ये प्राइम फैक्टर तो है। प्राइम फैक्टर में सिर्फ मटेरियल भी आ सकते हैं, वेजेस भी आ सकते हैं और फैक्टर्स भी काफ़ी आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। However, wage increase may lead to an increase in productivity of workers. If this happens, then AS, aggregate supply, ठीक हो गया, curve will shift to rightward, not leftward direction. We assume here that productivity doesn't change in the spite of increase in wages. अब मैं इसको जब डायग्रामेटिकली बात हम करेंगे, डायग्राम पे देख के बात करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, अब डायग्राम अगर देख लें आप, आपके पास ये लेवल हो गया आउटपुट का, ये लेवल प्राइसेस का है। ये तो YF नेशनल आउट, एक फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो लेवल था, ये आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्राइस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ से जैसे ये आपके पास लेवल 1 हो गया, ठीक हो गया। अब E1 जो है ये आपके पास सप्लाई है और ये आपके पास यानी अपवर्ड जो है आपके पास ये हो गया सप्लाई और डाउनवर्ड हो गया डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और AS एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ हमारे पास इंटरसेक्शनल पॉइंट है वो E1 है, AD1 और AS1, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो OP1 क्या हो गया, ये OP1 ये हमारे पास तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस 1 हो गई। अब ये वो लेवल था जहाँ आपके पास एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड अवेलेबल थी। अब कास्ट के बढ़ने से जैसे कास्ट इंक्रीज़ होती है तो YF से Y2 पे आप आ जाते हो, आउटपुट आपके कम प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखें ये एरो आपको नज़र आ रहा है, जैसे आउटपुट कम प्रोड्यूस हुए, आउटपुट कम प्रोड्यूस होने से आप देखते हो कास्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। आउटपुट कम हुआ, आउटपुट Y2 पे आप आ गए, Y2 पे जैसे आप आ गए तो प्राइस 2 पे चली गई है। आउटपुट कम होने का बर्डन कहाँ आप शो हुआ, प्रेशर प्राइस पे शो हुआ, क्योंकि कास्टली प्रोडक्ट आपका बन रहा है और प्रॉफिट मार्जिन तो क्लियर रखना है, अचीव करना है। जैसे मार्जिन अचीव करने के लिए आप प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन पे चले गए, P2 इज द प्राइस लेवल, E2 पे हम जा रहे हैं। फिर और कास्ट जैसे इंक्रीज हुई तो Y3 पे आप आ गए हो, Y3 पे आप आते हो तो Y3 पे जब पॉइंट आता है तो E3 पे चले गए और P3 पे चले गए आप। क्यों, द रीज़न क्या है, इसमें कास्ट बढ़ रही है।
जैसे कास्ट आपको पुश कर रही हो, कास्ट इंक्रीज़ होने से, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने से अल्टीमेटली वहाँ इन्फ्लेशन आता है। तो ये एक ग्राफ हमने सामने रखा। अब देखिए, नाउ देयर इज अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अब राइट वर्ड नहीं जा रहा। राइट वर्ड अगर जाता तो हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड्स होते। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS2 विद नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, दिस काज प्राइस लेवल टू राइज टू OP2 एंड आउटपुट टू फॉल टू OY2. With the reduction in output, employment in economy declines or unemployment rises. Further shift in AS curve to AS2 result in the higher price level OP3 and lower volume of aggregate output OY3. Thus CPI may rises even below the full employment YF stage. यानी डिमांड वही है, प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, सप्लाई इफेक्ट हो रही है। क्यों? सप्लायर प्रोडक्ट 10 बनाने चाहिए थे, डिमांड 10 की है, सप्लायर के पास तो 8 है। और आपको क्लियर होना चाहिए कि सप्लायर कब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब उसे हाईएस्ट प्राइसेस पे उसे प्रोडक्ट की ऑफ़र हो, हाईएस्ट प्राइसेस उसे मार्केट में ऑफ़र हो, तो वो प्रोडक्ट सप्लाई करता है इनिशियल स्टेजेस पे। तो ये आपके पास YF फुल एम्प्लॉयमेंट, Y2 में आप जा रहे हो क्योंकि आपको प्रोडक्शन कम हुई, सप्लाई कम हुई, फिर सप्लाई का डिमांड आपकी कम नहीं हो रही, तो इससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आता है। ये हमारे पास टॉपिक था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। रेमेडीज़ ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही ईजी, को आप यहाँ जो भी लिखना चाहें पॉइंट, कोई यहाँ आप ये नहीं है कि आप कहें कि जो मैं शो कर रहा हूँ वही पॉइंट सिर्फ लिखें। तो काफ़ी यहाँ रेमेडीज़ मीन्स हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो आप देख लें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट। द मेन पॉलिसी यूज इन मॉनेटरी पॉलिसी चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स। हाउएवर इन द थ्योरी देयर आर द वैरायटी ऑफ टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट चेंज करने से सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ या कोई स्टेप्स लेती हैं, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आज आपने देखा गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 2% कम किया, तो अल्टीमेटली इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जो इन्फ्लेशन अब इंक्रीज़ होगा 2%, जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन आई है, तो वो इसे कंट्रोल कर लेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी देख लें। फर्स्ट है कि हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी लीडिंग टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन। इसी तरह सेकंड पॉइंट है कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। Monetarists argue there is a close link between money supply and inflation. Therefore, controlling money supply can control inflation. फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी पैसा है उसको आप इतने वैल्यूएबल या वर्थफुल बनाएं कि वहाँ से फर्दर जो फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी सप्लाई ना इंक्रीज़ करें, जो मनी अवेलेबल है उसको आप वर्थफुल बनाएं, उसके ज़रिए और आप पैसा बनाएं और फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल जो लेवल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो सेकंड है कि कंट्रोल मनी सप्लाई, कि ऐसा नहीं है कि आप मनी सप्लाई जो है वो इंटरवल्स लानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं करनी चाहिए या प्रिंटिंग नहीं करनी। सप्लाई साइड policies to increase the competitiveness and efficiency of the economy, putting downward pressure on the long term cost. जो सप्लाई साइड ऑफ पॉलिसीज़ हैं, जब आप यानी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहे हो, सप्लायर को प्रेशराइज कर रहे हो, सप्लायर पे टैक्सेस बढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, या टैक्स कलेक्शन जो है या टैक्स नेट है वो आपको बहुत ज़्यादा वीक है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटी है, वहाँ से भी प्रॉब्लम चलते हैं। तो इसीलिए सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड ना हो, वहाँ से सब पॉलिसीज़ में कमियां ना, खामियां ना हो। तो ये ज़रूरी है कि जो प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ हैं, आपके पास ISO है या फिर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए। फिस्कल पॉलिसी, हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स कुड रिड्यूस स्पेंडिंग, डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो रेट ऑफ टैक्सेस जब हायर होंगे तो अल्टीमेटली जो सप्लायर है वो कम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे वो या कंट्रोलेबल प्रॉफिट में जाएगा, बड़े प्रॉफिट्स में नहीं जाएगा। जब वो उसे पता है कि मेरे लिए टैक्स रूल्स कोई नहीं है, टैक्स में इक्वालिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पास स्ट्रांग पॉलिसीज़ नहीं है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स एवेजन की तरफ जाएगा, डिफ़ॉल्टर बनेगा। तो वहाँ से भी आप देखते हो कि जब गवर्नमेंट या FBR के
टैक्स रूल्स स्ट्रांग ना हो, इक्वालिटी नज़र ना आए, बैलेंस्ड ना हो, तो वहाँ से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो आज एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इसी तरह आपके पास है कि वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल जो है, यानी आप वेज कंट्रोल, एक प्रॉपर वेज कंट्रोल लेवल रखें, इनक्वालिटीज़ ना हो। यानी जैसे आप देखते हो कि यहाँ जो लोअर लेवल है, आपने 17,000 से शुरू किया और किस लेवल तक इनकम या सैलरीज जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये एक इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी हो और आप कह सकते हो कि इक्वालिटी हो या स्टेबल लेवल्स हों, तो वहाँ से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ट्राइंग टू कंट्रोल वेज could in theory wages could in theory help to reduce inflationary pressures. However, apart from 1970 it has been rarely used. 1970 के बाद अब देखें तो कंट्रीज़ ने यूज़ किया है इसे, और इसे करना भी चाहिए कि वेज पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ इक्वालिटी नज़र आए, तो अल्टीमेटली आप देखते हो कि इन्फ्लेशन को इस तरह भी कंट्रोल किया जा सकता है, परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज़ हो सकती है। तो अब मैं अगर इनको फर्दर इन डिटेल में ले जाऊं, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको आपके सामने इजी है, आप पहले देख चुके हैं इस चीज़ को कि इन अ पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ डिमांड इन द इकोनॉमी कुड बी ग्रोइंग फास्टर देन इट्स कैपेसिटी टू मीट इट। दिस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, द फर्म्स रिस्पॉन्ड टू अ शॉर्टेज बाय पुटिंग। तो ये बात इजी है। सेंटर, जैसे हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको टाइम के साथ साथ कंट्रोलेबल हो, टाइम के साथ साथ वेरिएट किया जाए, चेंजेबल हो, उसमें चेंजेस लाई जाएँ, सिचुएशंस को देखते हुए चेंजेस लाई जाएँ। तो फिजिकल पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उनको जो भी फॉर एग्जांपल पहले मेयर्स या ट्रेंड्स सेट किए गए हैं, पहले जो भी बजट सेट किए गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो टारगेट्स सेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को तमाम स्टेप्स लेने चाहिए, तमाम करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए जिनकी ज़रूरत हो या जो डिसाइडेड हो। तो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने बात की। इससे सेकंड फिजिकल पॉलिसी। The government can increase taxes such as income tax and value added tax, VAT है value added tax, and cut spending। ठीक है, यहाँ ये है कि गवर्नमेंट, जैसे हम आप जाके टैक्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ यानी ज़कात है, डोनेशंस हैं, उनके लेवल दे दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस हैं, डिफरेंट ऐसी आपको एग्जम्पशंस दी जाती हैं कि अगर ये आप एक्सपेंसेस करें या कॉस्ट आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको छूट मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हों, फिजिकल पॉलिसीज़ आपकी बेहतर हों, तो वहाँ से भी, या उनको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो, तो आप देखते हो जैसे मैंने आपको कहा कि टैक्स लगाने से, टैक्स बढ़ाने से, ज़कात लेने से, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं ये लेने से, या जैसे आपके पास है कि टैक्स एट सोर्स हैं, तो ये टैक्स लेने से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, क्योंकि वहाँ से फिर रेवेन्यू जो है वो आपको स्टेबल नज़र आएगी, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट की या मैन्युफैक्चरर्स की। बोथ दीज पॉलिसीज रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज rapid, reducing the growth of aggregate demand can reduce inflationary pressures without causing a recession। तो ये हमने फिजिकल पॉलिसीज़ में हम देख सकते हैं। इसी तरह के अदर पॉलिसीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे वेज पे हमने बात की थी, ठीक है। वेज हो गया आपके पास, वेजेस को कंट्रोल किया जाए तो वहाँ से भी इन्फ्लेशन हो सकते हैं, यानी यूनियन बार्गेनिंग्स जो हैं, या आपके पास जो यूनियंस होती हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स या आपके वर्कर्स की यूनियंस जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उनके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे प्रॉपर वेज, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसाइड करे वही वेजेस ज़रूर प्रोवाइड किए जाएँ। तो वहाँ से भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने 17,000 कह दिया और 17 फॉर एग्ज़ाम्पल मिलने चाहिए, देने चाहिए, तो अल्टीमेटली वहाँ से भी काफ़ी आप देखते हो कि परचेसिंग पावर में बेहतरी आती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। तो ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपके पास सामने टैक्सेस हैं, जितने भी अदर कास्ट हैं, तो ये आप अदर में डिस्कस कर सकते हो, आप यहाँ देख सकते हैं। However, as a UK discovered in 1970, it can be difficult to control inflation through income policies, especially if the unions are powerful। तो यहाँ यूनियंस ज़्यादा पावरफुल हों, जहाँ स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो वहाँ आप देखते हो कि ऐसी इन पॉलिसीज़ के ज़रिए या इन एक्शंस के ज़रिए मुश्किल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ थे, जो लीगल
रूल्स रेगुलेशंस हों, अगर उनकी पासदारी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो फिर आप देखते हो कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतर वे में कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपके पास इसी तरह आप इन स्लाइड को भी देख सकते हैं। मॉनेटरिज्म है सीक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। मॉनेटरिस्ट बिलीव देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो ये एक पॉइंट भी हमारे पास, मॉनेटरिज्म या मॉनेटरी सप्लाई जो है, इससे भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, ट्रेंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट, डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ मनी बीइंग क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इन्फ्लेशन रेट जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन रेट में कमी लाना, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हो। टाइट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ज़रूर ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हों जो फैक्चुअल हों, फैक्ट फिगर्स पे बेस करती हों, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के लिए आसान हो, और डिपार्टमेंट्स भी गवर्नमेंट के जितने रेगुलेटरी यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हों। ठीक हो गया। अगर सपोर्ट हो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट प्रॉपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा पाए, फिर आप देखते हो कि वहाँ से भी इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और जब यहाँ लैक नज़र आए, लैक ऑफ गवर्नेंस हो, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं और वहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको आपके डिपार्टमेंट्स ही आपकी पॉलिसीज़ को फेलियर्स की तरफ ले जाते हैं और उनकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। ये मैंने डिटेल्स साथ शो की है, ज़रूरी नहीं है आप इनको लिखें। आप जहाँ तक शॉर्ट फॉर्मेट में हमने स्लाइड्स ली, जैसे ये आपके सामने स्लाइड थी, मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ मनी, बुक में इसी तरह लिखे गए हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम डिफ्लेशन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है आज कुछ समझ आया होगा आपको टॉपिक। मैं साथ बुक के पेजेस भी शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि पता चले कि आप लेक्चर देख रही हैं और इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आप बताएंगे ज़रूर, आप बताएंगे तो बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।